हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग फिजिक्स प्लस साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हमने आपके जीडी के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स के 2 प्रैक्टिस सेट्स को दिया है और आपके मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स में आपके जो भी मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में आपके चैप्टर्स को पढ़ने हैं उसके कंप्लीट सिलेबस को हमने आपको कवर किया है। तो उसके रिगार्डिंग भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो जाकर आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। जीडीडीबी यांत्रिक तीनों के लिए सेक्शन 1 के साइंस प्लस जीके के भी प्रैक्टिस सेट्स एक हमने अपलोड कर दिया है और भी आपको समय के साथ अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियोस की ओर। जैसा कि आपको पता है कि एग्जामिनेशन नज़दीक आ चुके हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का समय आ गया है। तो अभी के समय ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम आपको वीडियोज़ को थ्रू प्रैक्टिस करवा रहे हैं और साथ ही साथ आपको जो भी आपने अभी तक किसी भी प्रैक्टिस सेट्स को अगर ज्वाइन नहीं किया है, कोई भी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स अगर आपने नहीं लिया है, तो किसी भी एक ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स को आप जरूर ले लें, ताकि क्या हो, आपको वहाँ से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का मौका मिले। हमारे द्वारा आप सिंपली परीक्षा ऐप के प्रैक्टिस सेट्स को ले सकते हैं, वो बढ़िया प्रैक्टिस सेट्स है, उससे भी आप प्रैक्टिस अच्छे खासे क्वेश्चन को कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं परीक्षा ऐप के, तो वहाँ से जाइए, वहाँ से प्रैक्टिस सेट्स को बाई कीजिए। और बाई करते समय यदि आप कैपिटल लेटर में TUTOR50 का कोड लगाते हैं, तो आपको वहाँ पे 50% का एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे भी आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। हालांकि ऐसे प्रैक्टिस सेट्स का दाम प्राइस 300 है और आप ट्यूटर 50 इस प्रकार से कैपिटल लेटर में ट्यूटर 50 लिखिएगा, तो आपको वो 50% का डिस्काउंट होकर आपको 150 रुपये में मिल जाता है, ठीक है। तो जाइए इन प्रैक्टिस सेट्स को भी लीजिए और साथ ही साथ आपको हमने फ्री में भी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स अरेंज किया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। तो जाइए उन प्रैक्टिस सेट्स को भी दीजिए, साथ ही साथ आपके पास जो बुक्स है उन बुक्स को भी बनाइए। तो इतने तरीके से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है। तो किसी न किसी प्रैक्टिस सेट को जरूर बनाइए, ताकि क्या हो, आप अपने समय को भी वहाँ से आंक सकते हैं कि हाँ आपका समय कितना समय लग रहा है। और वहाँ से क्वेश्चन जब आप बनाइएगा तो आपके कंसेप्ट भी रिवाइज होते रहेंगे, वहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन रहेगा, लेवल वाइज क्वेश्चन रहेगा, तो आपको फायदा होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 1 की ओर। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा जा रहा है सॉरी, उसे पढ़िएगा पहले। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अ ट्रक ऑफ मास 1000 kg मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इज ब्रेक्ड सडनली विद अ ब्रेकिंग फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रक बिफोर स्टॉपिंग इज। तो कहा जा रहा है कि एक ट्रक है जिसका कि मास 1000 kg है, जो कि कितने 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा है, और जिसमें कि क्या कर रहे हैं, एक हम ब्रेकिंग यानी एक हम उसको कह सकते हैं कि ब्रेकिंग फोर्स लगा रहे हैं, यानी उसको स्टॉप करने वाला फोर्स लगा रहे हैं, और उस फोर्स का आपको वैल्यू दिया जा रहा है 5000 न्यूटन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि यदि वो ब्रेकिंग फोर्स लगाने के बाद ट्रक तो हमारा स्टॉप होगा, तो ट्रक के स्टॉप होने से पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ट्रक, उस दूरी कितना होगा। यानी कहने का मतलब, जो अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ट्रक तो हमारा स्टॉप होगा, तो आखिर वो जब स्टॉप होगा तो स्टॉप होने से पहले वो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया हो गया होगा, तो वो डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो ये हमारा कैनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, और हमने, अगर आपने नहीं देखा है कैनेमेटिक्स के वीडियोस को जाकर देखिएगा, आपको वो आपके प्रीवियस बैचेस के कैनेमेटिक्स में मिल जाएंगे। इस बार तो फिजिक्स के हमने सिर्फ यूनिट डायमेंशंस के लेक्चर दिए थे, और लेक्चर्स हमने नहीं दे पाए थे, क्योंकि लगभग 15-20 दिन से ज़्यादा ही हमारा तबीयत ख़राब रह गया बहुत दिन तक। तो वहाँ पे क्या हो गया, परेशानी हो गया थोड़ा, और मेरे मोबाइल में भी इशू है, कभी कभी कितना बार वीडियो बनाकर भी आपका बीच में ही बनाते बनाते मोबाइल ऑफ हो जाता है। इस कारण से क्या होता है, थोड़ा सा फिर वीडियोज़ नहीं बन पाता है, तो दोबारा फिर से हमें बनाना पड़ता है। इस कारण से समय भी ज़्यादा किल हो जाता था, ठीक है। तो बहुत सारे इशू प्रॉब्लम ये दो आ गए थे, इस कारण से थोड़ा सा आपको नहीं मिल पाया फिजिक्स के लेक्चर। लेकिन आपको मैथमेटिक्स के हमने सभी कह सकते हैं कि चैप्टर्स को कवर किया है, तो जाकर आप उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियोज़ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम काइनेमेटिक्स का ये क्वेश्चन है, तो काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने आपको कहा था कि जब भी आपको काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन आए, तो आप क्या कीजिए, सिंपल जो वैल्यू आपको दिया गया है उस वैल्यू को सबसे पहले लिख लीजिए। जैसे कि हमें यहाँ पे मास दिया गया है जो कि कितना है, 1000 kg है, और हमें क्या दिया गया है, और हमें दिया गया है वेलोसिटी जो कि कितना है आपका 20 मीटर पर सेकेंड है, और हमें क्या दिया गया है, और हमें दिया गया है फोर्स जो कि कितना है आपका 5000 न्यूटन है, और क्या दिया गया हमें, और हमें दिया गया है कुछ नहीं, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो हमारा v माना गया है, इसको हम u मान सकते हैं। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी मान सकते हैं, और फाइनल वेलोसिटी, यदि हमारा ट्रक स्टॉप ब्रेकिंग फोर्स लगाने के बाद, तो वो तो स्टॉप होगा, तो उस स्टॉपिंग के बाद उसका जो वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है ये हमारा वैल्यू दिया गया है, और हमें निकालना है डिस्टेंस जब वो ट्रक स्टॉप हो जाएगा उससे पहले ट्रैवल किया गया डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या हमें फोर्स दिया गया है और हमें मास पता है, तो यहाँ से हम एक्सप्रेशन को फाइंड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, हमारा ma होता है, F इक्वल टू क्या होता है, माँ होता है, ठीक है। तो F इक्वल टू ma होता है, तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू क्या होता है आपका F/m हो जाता है, ठीक है। F का वैल्यू में पता है जो कि कितना है 5000 न्यूटन, और न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, न्यूटन का यूनिट। और मास कितना है हमारा, मास है हमारा 1000, ठीक है, और जो कि क्या है आपका kg में। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, ये kg से आपका kg कट गया, और वैल्यू हो गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सलेशन आपको यहाँ पे निकल गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि
यदि हमें जैसे ही एक्सेलरेशन हमें पता चल गया है तो अब हम यहाँ से निकालेंगे अपने किसको, डिस्टेंस ट्रेवल को। ठीक है, आपने फार्मूला पढ़ा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग, 3 फार्मूला पढ़ा है अपने काइनेमेटिक्स में। कौन सा फार्मूला? पहला फार्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या है हमारा? दूसरा फार्मूला है s इक्वल टू क्या है, s इक्वल टू आपका यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वो लिखने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। और तीसरा फार्मूला क्या है हमारा? तो तीसरा फार्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये 3 फार्मूला है यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पता चल गया है। तो अच्छा ये बताइए कि ये जो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या फिर निगेटिव एक्सेलरेशन है? तो ये हमारा क्या होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। निगेटिव एक्सेलरेशन क्यों होगा? क्योंकि निगेटिव जो होता है वो आपका एक्सेलरेशन इसलिए होगा कि ये हमारा स्टॉपिंग फोर्स है। तो स्टॉपिंग फोर्स से जो प्रोड्यूस हुआ जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, रिटार्डेशन कहेंगे। और रिटार्डेशन को क्या लेते हैं हम, निगेटिव में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, निगेटिव साइन का यूज किया है। ठीक है, तो इसको कहने का मतलब है कि ये हमारा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ऐसा है, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पे हमें एस निकालना है। आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एस का वैल्यू क्या निकल जाएगा, -u²/2a, यही हो जाएगा, -u²/2a हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो ए है वो क्या है, माइनस में है, और ये वाला पहले से माइनस में है, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और u का वैल्यू पता है हमें, जो कि क्या है 20×20/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 5 है। तो ये 5 दूना 10 से ये वाला 0 कट जाएगा, और वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 40 मीटर। क्या हो जाएगा, 40 मीटर। आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को हम बनाते हैं, समझ रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर आपका है 2। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको एक बार कंसेप्ट सीख लीजिएगा, आपको दोबारा परेशानी नहीं होगी। कितने तरीके से भी घुमा के क्वेश्चन को पूछ दे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा जा रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम सर्टेन हाइट, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट इन 3rd सेकेंड एंड 5th सेकेंड विल बी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्या चीज़ है वो, तो आपको बता दें कि जब भी आपको क्वेश्चन में यह लिखा जाए कि बॉल इज फ्रीली ड्रॉप्ड, ठीक है, या फिर लिखा जाए अ बॉल इज ड्रॉप्ड, या फिर आपको यह लिखा जाए कि ए बॉल इज थ्रोन, तो इन सभी में अंतर होते हैं। देखिए पहले वाला ए बॉल इज फ्रीली ड्रॉप या फिर ए बॉल इज ड्रॉप अगर लिखा जाए तो इसका मतलब होता है कि जब बॉल को ड्रॉप कर रहे होंगे तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी बॉल का 0 होगा। अगर आपको लिखा जाए बॉल इज थ्रोन तो इसका मतलब हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पे 0 नहीं है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब इनिशियली कुछ उसमें वेलोसिटी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा बॉल फ्रीली ड्रॉप हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि किसी बॉल को हम फ्रीली ड्रॉप कर रहे हैं तो उस बॉल के 3rd सेकेंड और 5th सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल इन 3rd और 5th सेकेंड में निकालना चाहते हैं। तो आपने फार्मूला पढ़ा है एस एन इक्वल टू, यानी डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड के लिए। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड के लिए फार्मूला होता है u प्लस हाफ ऑफ जी इंटू 2n-1, यही फार्मूला होता है, u प्लस हाफ ऑफ जी इंटू 2n-1 होता है। यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है जो कि क्या है आपका 0 है, तो यहाँ से हमारा एस एन का वैल्यू क्या हो गया, एस एन का वैल्यू हो गया हाफ ऑफ जी इंटू 2n-1। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है S3/S5। क्या निकालना है, S3/S5 का रेशियो फाइंड करना है, यही फाइंड करना है। इन डिस्टेंस ट्रेवल इन 3rd सेकेंड और डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड। ये जो एन होता है ये क्या बताता है हमें, ये बताता है हमारा समय, यानी nth सेकेंड में कितना समय, यानी n सेकेंड यानी 3rd सेकेंड, यहाँ पे हमें 3 निकालना है तो 3rd सेकेंड, यहाँ पे निकालना है 5 तो मतलब 5th सेकेंड। तो हम सबसे पहले S3 का वैल्यू निकालेंगे और S5 का वैल्यू निकालेंगे। तो S3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ जी इंटू 3 2 6 -1 यानी 5, यानी वैल्यू हो गया 5g/2। S5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, S5 का वैल्यू हो जाएगा हाफ ऑफ जी इंटू 5 की जगह n की जगह 5 डालेंगे तो 5 की जगह 10-1 यानी आपका क्या हो जाएगा आपका 9, यानी क्या हो जाएगा 9g/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा S3/S5 इक्वल टू क्या हो गया आपका 5g/2 अपॉन में क्या होगा 9g/2। g/2 से g/2 कट गया, वैल्यू हो गया 5/9, क्या हो गया 5/9। ठीक है, तो 5/9 इज द राइट आंसर, यानी 5:9, यानी S3:S5 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो होगा आपका 5:9। ठीक है, आंसर मैच करेंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा जा रहा है आपसे कि इन अबव ग्राफ रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू द एवरेज वेलोसिटी। इस ग्राफ में आपको यानी इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड टू द एवरेज वेलोसिटी का रेशियो। ठीक है, तो देखिए
क्वेश्चंस को आप सीखिए, एक बार 2 बार बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो हमने आपको कितना तरीका बता दिया है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछे कि सर कैसे प्रैक्टिस करें, कितना कुछ बताइए सर कि क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो आप यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हमने आपको फ्री में भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ पर जाकर भी आप प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं, वहाँ पर बना सकते हैं। फिर आप किसी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। हमने आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को बताया भी है कैसे ज्वाइन करना है, आपको सिंपल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर वहाँ से डाउनलोड कीजिए परीक्षा ऐप को। फिर वहाँ पे टेस्ट के सेक्शन में जाके आपका जीडी हो या फिर डीबी हो, जिसका भी हो, आप उसको क्या कीजिए, वहाँ पे जाकर जीडी के आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो जीडी को सेलेक्ट कीजिए, और वहाँ से जाके एक्सप्लोर लिखा गया होगा या फिर अनलॉक कोर्स लिखा गया होगा, उस पर क्लिक करके आप प्रैक्टिस को बाई कीजिए। बाई करते समय आप ट्यूटर 50 का कोड लगाइए, कैपिटल लेटर में TUTOR ट्यूटर 50 का कोड लगाइए, वहाँ से भी आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पे भी प्रॉफिट हो जाएगा 150, यानी 150 रुपये में आपको प्रैक्टिस मिल जाएगा। और वहाँ से आपको क्या होगा, अच्छे खासे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर पाइएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में लास्ट टाइम में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, तो क्या होगा, आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा जा रहा है कि इन द वर्ब ग्राफ आपको रेशियो ऑफ स्पीड टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा स्पीड होता है, यानी एवरेज स्पीड जो होता है आपका, वो क्या होता है, तो एवरेज स्पीड होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और इसका रेशियो में निकालना है किसके साथ, एवरेज वेलोसिटी के साथ। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बताइए, तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन टोटल, यहाँ पे जगह नहीं हो पा रहा है, टोटल टाइम। ये देख सकते हैं यहाँ पे कि टोटल टाइम से टोटल टाइम आपका कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यदि हम टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर ले, यदि हम टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर ले, तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू निकल जाएगा, यानी हमारा ये जो रेशियो है इसका निकल जाएगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट इस ग्राफ से हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आपने कंसेप्ट पढ़ते समय ये जरूर सीखा होगा कि हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, देख सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे टाइम है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसका एरिया हमें क्या देता है, तो उसका एरिया हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देता है, ठीक है। कैसे देता है थोड़ा सा आपको बता देते हैं यहाँ पे, हालांकि ये तो हमें नहीं बताना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको कंसेप्ट के लिए बता दे रहे हैं ताकि आपको भूले नहीं। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि v इक्वल टू क्या होता है, ds अपॉन dt होता है, ठीक है। तो ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू dt हो जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा s, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dt, ठीक है। ये जो इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dt होता है, यही क्या होता है, हमारा एरिया होता है अंडर vt कर्व, एरिया अंडर, इसे कहते हैं हम एरिया अंडर vt कर्व, ठीक है। यानी vt ग्राफ के बीच का जो एरिया होता है यही हमें देता है, और ये एरिया हमें क्या देता है, यही डिस्प्लेसमेंट हमें देता है, ठीक है। तो यहाँ से ये कंसेप्ट हमारा निकल के आता है, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे कि अच्छा ठीक है, ये तो हमें कंसेप्ट सीख लिया कि डिस्टेंस देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, लेकिन डिस्टेंस कब देगा, डिस्प्लेसमेंट कब देगा। तो याद रखिएगा कि डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया अंडर वीटी कर्व को हम क्या करते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, यानी इस लाइन के टाइम एक्सिस के ऊपर वाला और टाइम एक्सिस के नीचे वाला दोनों जो एरिया होता है उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कब, जब हम डिस्टेंस को फाइंड करते हैं, और जब हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, पहले वाले एरिया ऊपर वाला एरिया में से नीचे वाले एरिया को घटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम फाइंड करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, वो कैसे होगा, टोटल डिस्टेंस क्या करेंगे, ऊपर वाला एरिया क्या है हमारा, हाफ ऑफ ट्रायंगल है, ट्रायंगल का बेस कितना है 10 है, और इंटू हाइट कितना है आपका 20 है, प्लस में हाफ ऑफ ऊपर का एरिया कितना, सॉरी नीचे वाला क्या निकालेंगे अब हम, और प्लस में निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ नीचे का, यहाँ पे बेस कितना है हमारा, बेस 14 में से 10 गया तो 4 हो गया, हाइट कितना है 10 है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस निकल गया। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ लिखेंगे 10 गुने 20, और नीचे वाले एरिया को क्या करेंगे हम घटा देंगे, तो हाफ ऑफ 4 गुने 10। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आपका 10 टाइम्स कट जाएगा, और ये आपका 2 टाइम्स कट जाएगा, और इसी तरह ये भी आपका 10 टाइम्स, और ये आपका 2 टाइम्स। ऊपर वाला वैल्यू हो गया 100 प्लस 20 अपॉन 100 माइनस 20, यानी क्या हो गया आपका 120 अपॉन 80, क्या हो गया 120 अपॉन 80 हो गया, ठीक है। 120 अपॉन 80 का काटेंगे आपको, तो वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो ये वैल्यू मिलेगा आपका
3/2 यानी 3:2। आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, सब क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा जा रहा है कि अब वर्क डन बाई सेंटीपिटल फोर्सेज। ठीक है, सेंटीपिटल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सेंटीपिटल फोर्स के बारे में। सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंटीपिटल फोर्स वैसा फोर्स होता है जब हम किसी भी बड़ी को सर्कुलर मोशन में फेंकते हैं तो उस बड़ी के उस सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो हमारा क्या होता है, सेंटीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है हमारा, और क्या है, हमारा बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर है। बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, हमारा इधर है। और आपने पढ़ा है कि वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एस, या फिर इसे आप लिख सकते हैं एफ इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। आप देख सकते हैं कि एफ और डी एस के बीच में जो हमारा थीटा बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो थीटा हमारा यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री। यानी यहाँ पे अगर हम कॉस की जगह पे अगर 90 डिग्री डाल दे तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, हमारा 0 होता है। यानी एफ डॉट डी एस का वैल्यू क्या हो गया, इंटू 0, यानी वर्क डन का वैल्यू क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें यह पता चला कि जो सेंटीमीटर फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, हमारा 0 होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो रटने की जरूरत नहीं है, आपने कंसेप्ट सीख लिया है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको अच्छे से सीख लेना है, दोबारा आपको याद रहेगा अगर कंसेप्ट पता रहेगा तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 5 क्वेश्चन। नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन के बीच में कितना एंगल फॉर्म होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह पता होना चाहिए कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होता है और आपका सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होता है। ठीक है, तो एक बड़ी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो इस बड़ी के सेंटर की तरफ जो एक्सेलेरेशन लगता है उसे क्या कहते हैं हम, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, जिसे कि एसी से डिनोट करते हैं। और इसी बड़ी के जब टेंजेंट की तरफ जो एक्सेलेरेशन होता है उसे हम एटी से डिनोट करते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कहते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारा एसी और एटी यानी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और आपके सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन के बीच जो थीटा है यानी जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, तो वो हमारा 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका आंसर हमारा सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 6 क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा जा रहा है। नंबर 6 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन अ लार्ज एंगल विथ हॉरिजॉन्टल प्रोड्यूसर्स। कहा जा रहा है कि एक प्रक्षेप गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण डैश पैदा करता है। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, एक टेंजेंस जब आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम क्या करें, जब हम लार्ज एंगल के साथ, जैसे मान लेते हैं ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है और इसे हम क्या करें, लार्ज एंगल के साथ, ये लार्ज थीटा के साथ फेंके, क्या करें, इस लार्ज थीटा के साथ फेंके तब हमारा क्या फॉर्म करता है। तो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर लार्ज थीटा के साथ फेंकते हैं तो वो हमारा हाई ट्रेजेक्ट्री बनाता है। यानी हाई ट्रेजेक्ट्री कहने का मतलब सबसे मैक्सिमम ऊंचाई वाला हमारा ये ट्रेजेक्ट्री बनाता है, यानी मैक्सिमम ऊंचाई वाला हमारा पाथ बनाता है। ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या होता है, हमारा पाथ होता है। ठीक है, तो ये हमारा एच मैक्स बनाता है। ठीक है, आपसे पूछे कि ये एच मैक्स हमारा किस थीटा पे आता है, तो ये हमारा जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है उसी समय क्या होता है, हमारा एच मैक्स होता है। ठीक है, ये कैसे पता चलता है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि एच का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर थीटा के जगह पे क्या डाल दें, 90 डिग्री डाल दें, तो यहाँ से हमारा एच मैक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा आपका, वो निकल जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा एच मैक्स का वैल्यू होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा जा रहा है यहाँ पे कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस, उसी को कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी वेलोसिटी को जब हम वाई एक्सिस पे लिखे और टाइम को जब हम एक्स एक्सिस पे लिखे तो उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। ठीक है, इज फाउंडेड टू बी अ स्ट्रेट लाइन, उसे क्या पाया जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पाया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इंक्लाइन एक्स एक्सिस विद स्लोप सी। कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास m है, जो कि क्या आपका रेस्ट में है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बताइए, और जब हम फोर्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फोर्स को हम अप्लाई कर रहे हैं और हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में कहा जा रहा है कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। और स्ट्रेट लाइन आ रहा है, साथ ही साथ जब हम उसके थीटा को नाप रहे हैं यानी उसके हम स्लोप को नाप रहे हैं तो वो कितना है आपका स्लोप, उसका वैल्यू हमें सी दिया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जैसे इस प्रकार से हमारा कर्व है, यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पे क्या आपका टाइम है, और ये कैसा मिल रहा है हमें, तो ये हमें मिल रहा है इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन, और साथ ही साथ ये जो हमारा वैल्यू है इसका स्लोप जो है हमें वो सी मिल रहा है। यानी कहने का मतलब यदि ये वैल्यू अगर अल्फ़ा होगा तो हमें tan अल्फ़ा का वैल्यू क्या मिल रहा है, हमें सी मिल रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि फोर्स के बारे में बताइए कि उस बॉडी का फोर्स कितना होगा। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं पूछा गया है फोर्स, लेकिन आपको यहाँ पे फोर्स ही निकालना है, क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से देना चाहिए था।
तो आपको एफ का वैल्यू बताना है कि फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो क्या बताइए कि आपने कंसेप्ट पढ़ते समय ये जरूर सीखा होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो हमारा एरिया होता है वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। ये भी हमने आपको तुरंत बताया है। और साथ ही साथ आपने यह भी जरूर पढ़ा होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, हमें एक्सलेशन देता है। क्या देता है, एक्सलेशन देता है। और आपने पढ़ा है एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। हमें मास पता है और हमें जब एक्सलेशन पता चल जाएगा तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं क्या, कि हमारा फोर्स क्या है, ठीक है। तो हमें कंसेप्ट पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो, सॉरी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, एक्सलेशन देता है। तो उसका स्लोप हमारा यही होता है tan थीटा, यानी एक्सलेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, m। और यही m क्या होता है, tan अल्फा होता है। और इसी का वैल्यू क्या दिया जा रहा है, हमें c के बराबर दिया जा रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एक्सलेशन का जो वैल्यू है, यहाँ से हमें पता चला कि जो एक्सलेशन का वैल्यू है वो कितना आपका c है, यानी a इक्वल टू क्या है, हमारा c है, ठीक है। तो a की जगह क्या डाल देंगे, c डाल देंगे। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू सी। m इंटू सी इज द राइट आंसर, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नंबर है 8 क्वेश्चन का। नंबर 8 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि सिंस क्या लिखा जा रहा है, अ सीजन्ड क्रिकेटर ड्रोन इन हिज हैंड्स बैकवर्ड इन एक्ट ऑफ कैचिंग अ बॉल, इट हर्ट्स द हैंड्स लेस बिकॉज दिस। यानी एक अनुभवी क्रिकेटर एक गेंद को पकड़ने में अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह हाथों को कम दुखदाई है क्योंकि यह कहा जा रहा है कि जब आपने, ये कंसेप्ट होता है, आपने पढ़ा होगा कि जब किसी बॉल को अगर आप कैच करते हैं और उस बॉल को कैच करते दौरान अगर यदि अपने हाथ को आप पीछे खींचते हैं तो वो आपके हाथ पर जब वो बॉल गिरता है तो आपको कम चोट महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। तो ये रीज़न होता है हमारा इसका कि जो हमारा टाइम इंटरवल होता है बॉल को स्टॉप होने का, वो हम क्या करते हैं, उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो हमारा जो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है, हमारा कम हो जाता है। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 9 क्वेश्चन। नंबर 9 में लिखा जा रहा है कि विच डैश फॉलोइंग इज नॉट अ फोर्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बल नहीं है, इनमें से कौन सा आपका फोर्स नहीं है, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है ये आपका क्या होता है, आपका फोर्स नहीं होता है, ठीक है। बाद में कि इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटी और आपका फ्रिक्शन, ये सभी क्या होता है, आपके फोर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, ईएमएफ भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। और ये एक प्रकार क्या होता है, कह सकते हैं आप इसको पोटेंशियल के तौर पे, ठीक है। ये एक प्रकार का पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो ये आपका फोर्स नहीं होता है, इसका नाम भले ही फोर्स लगा हुआ है लेकिन ये फोर्स नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 10 क्वेश्चन। नंबर 10 हालांकि इंग्लिश में नहीं दिया गया है, सो इसको हम आपको इंग्लिश में अभी बोल देते हैं, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब इंग्लिश वाले कहेंगे सर इंग्लिश में नहीं दिया गया है, तो ये सब आपको चिल्लाना नहीं है, समझ रहे हैं। आपको हिंदी में अभी, इंग्लिश में अभी बोल के समझा देते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है, यानी जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। आपका क्वेश्चन यही हुआ, जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जेट इंजन जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, किस सिद्धांत पे वर्क करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी रैखिक संवेग संरक्षण, यानी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। रैखिक यानी लीनियर, संवेग मतलब मोमेंटम और संरक्षण मतलब कंजर्वेशन, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पे वो वर्क करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11 में लिखा जा रहा है कि 100 किलोग्राम का एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है। ये दो क्वेश्चन आपके इंग्लिश में नहीं दिए गए हैं, तो दोनों को हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो 100 किलोग्राम का एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, तो यदि लिफ्ट 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे की ओर जा रही है तो व्यक्ति पर लगने वाला बल क्या होगा, ठीक है। तो कोई एक व्यक्ति जो है वो किसी लिफ्ट में खड़ा है जिसका कि मास कितना दिया जा रहा है, 100 किलोग्राम यानी 100 केजी। एक व्यक्ति है, ठीक है, इसका मास कितना है, 100 केजी है, जो कि कहाँ पे खड़ा है, आपके लिफ्ट में खड़ा है, ठीक है। और इस ये जो हमारा पूरा लिफ्ट है, ये लिफ्ट कितना से आपका 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तुरंत से नीचे आ रहा है। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या हो रहा है, हमारा नीचे आ रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, यानी बल कितना होगा। तो आपने पढ़ा होगा एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। एक्चुअली में यहाँ पे ए ना लिखे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डैश लिखेंगे, ठीक है। ए डैश क्यों होगा, क्योंकि आपने यह पढ़ा है कि कोई व्यक्ति अगर क्या हो, किसी भी लिफ्ट में खड़ा हो और उस लिफ्ट में अगर वो जो लिफ्ट है वो किसी भी पार्टिकुलर एक्सलेशन से नीचे आए या फिर किसी पार्टिकुलर एक्सलेशन से ऊपर जाए, तो उस समय में उस बड़ी पे लगने वाला जो एक्सलेशन होता है, नेट एक्सलेशन जो होता है वो क्या होता है, आपका कुछ डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एम तो एम ही रहेगा, और यहाँ पे जो ए डैश होगा वो क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ पे जो हमारा बॉडी है इस पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होगा, ये जी लगेगा नीचे की तरफ। और इस बॉडी पे जो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ये जो एक्सलेशन है, यानी इसका जो ये आपका लिफ्ट ये भी नीचे ही 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आ रहा है। तो इसका जो नेट एक्सलेशन होगा वो क्या होगा आपका, वो जी माइनस ए हो जाएगा, यानी नेट इफेक्टिव एक्सलेशन जो होगा वो क्या होगा, जी माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पे जी माइनस ए कैसे होता है, तो यहाँ पे हम सूडो फोर्स का कंसेप्ट लगाते हैं, और उस सूडो फोर्स के कंसेप्ट से हम ऐसे लिखते हैं। सूडो फोर्स का कंसेप्ट कहता है कि यदि कोई बॉडी अगर नीचे की तरफ, इस पे अगर ये जो हमारा लिफ्ट है यदि ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस
मैन पे जो लगने वाला सूडो एक्सलेशन होगा वो क्या होगा आपका, ऊपर की तरफ क्या होगा आपका 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस मैन पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, जी लग रहा है, तो हमारा नेट एक्सलेशन क्या हो जाएगा, G-8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सूडो फोर्स का कंसेप्ट लगा के इसको हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से देख सकते हैं एम का वैल्यू पता है हमें 100 है, और जी का वैल्यू पता है हमें 10, और ए का वैल्यू पता है 8 है, तो क्या हो जाएगा आपका 100 इंटू 2, तो वैल्यू हो जाएगा आपका 200 न्यूटन। 200 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 12 क्वेश्चन। नंबर 12 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन गिवन क्वेश्चंस फोर्स ऑन लाइटर मास विल बी, कहा जा रहा है कि इस गिवन क्वेश्चन में जो लाइटर मास है उस पर लगा हुआ फोर्स कितना होगा। लाइटर मास कौन सा है हमारा, यही 4 kg वाला मास होगा, तो इस पर लगा हुआ जो फोर्स होगा वह कितना होगा। ठीक है, इस पर लगा हुआ जो फोर्स होगा वह कितना होगा बताइए। तो चित्र में हल्के द्रव्यमान पर लगने वाला बल होगा, चित्र पे जो हल्का जो ये वाला है इस पे लगने वाला द्रव्यमान जो होगा, यानी इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो लगने वाला बल आपसे पूछा जा रहा है, द्रव्यमान नहीं, तो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा बात है यहाँ पे कि हम अगर क्या करें, इस बड़ी का ये जो हमारा इधर से एक 6 kg का बड़ी है और इसी के साथ 4 kg का बड़ी सटा हुआ है, और इस हम 6 kg वाले बड़ी पे क्या कर रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो हमें पूछा जा रहा है कि इस 4 kg वाले बड़ी पे कितना फोर्स लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इन सभी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, या फिर आप बिना फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हुए इसको बना सकते हैं। कैसे दिखेगा, यहाँ पे आपको पता होगा कि यदि हम इसको 5 न्यूटन लगा रहे होंगे तो ये वाला 6 kg वाला बॉडी जो है ये 4 kg वाले बॉडी पे भी कुछ आपका रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा। तो ठीक है, तो ये कहेंगे कि 4 kg वाला जो बॉडी होगा ये इस बॉडी पे इस प्रकार से आर का रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा। तो जब हमारा ये 6 kg वाला बॉडी इस 4 kg वाले बॉडी पे आर रिएक्शन का फोर्स लगा रहा होगा, तो ये 4 kg वाला बॉडी भी इस 6 kg वाले बॉडी पे आर रिएक्शन का फोर्स लगा रहा होगा। कैसे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आपने पढ़ा होगा कि एवरी एक्शन इज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो वहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि हमारा ये जो बॉडी है वो आपके हट के नहीं चल रहा है, यानी ये दोनों बॉडी जो है हमारा वो साथ में एक साथ चिपक के चल रहा है। जब एक साथ वो चिपक के चल रहा है तो हमारा जो नेट एक्सेशन होगा वो कितना होगा, तो नेट एक्सेशन जो होगा वो होगा हमारा नेट फोर्स अपॉन मास नेट, यानी नेट मास। नेट फोर्स कितना है 5 न्यूटन है, नेट मास कितना है 6 4 10, तो नेट एक्सेशन कितना हो जाएगा हमारा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस 4 kg वाले बॉडी पे कौन सा आपका फोर्स लग रहा है, ये सिर्फ आपका इस 4 kg वाले बॉडी पे रिएक्शन फोर्स लग रहा है। यदि हम इस रिएक्शन फोर्स का वैल्यू निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि 4 kg वाले बॉडी पे कितना फोर्स लगेगा। तो रिएक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे, तो इस बॉडी पे रिएक्शन फोर्स कितना लगेगा, तो इस बॉडी का मास इंटू एक्सलेशन नेट, मास कितना है इस बॉडी का 4 kg है, नेट एक्सेशन कितना है 0.5 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा आपका 2 न्यूटन। 2 न्यूटन का इस 4 kg वाले बॉडी पे फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि इस लार्जर वाले बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इस लार्जर वाले बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो क्या करेंगे हम नेट को निकालेंगे, यानी पहले में 5 पता है और इसमें से क्या है हमारा 2 चला जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, हमारा टोटल हो जाएगा हमारा 3 के क्या हो जाएगा 3 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे स्मॉल वाले पे पूछा जा रहा है तो सिर्फ हम क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे, क्या निकालेंगे आर। चलिए नेक्स्ट है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 13 क्वेश्चन। नंबर 13 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, नंबर 13 में लिखा जा रहा है कि व्हील ऑफ मूविंग साइकिल, चलती हुई साइकिल का पहिया करता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन रिगार्डिंग करेक्ट है, तो चलती हुई साइकिल का जो पहिया होता है उसके पास क्या होता है, रोटेशनल के साथ साथ ट्रांसलेशन मोशन भी होता है, यानी कहने मतलब वो घूमता तो है ही साथ साथ क्या होता है आगे भी बढ़ता है। तो क्या होगा आपका, घूमने को क्या हो गया रोटेशन मोशन हो गया, और आगे बढ़ने को क्या कहेंगे ट्रांसलेशन मोशन, यानी रोटेशन प्लस क्या करता है वो ट्रांसलेशन मोशन करता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 14। नंबर 14 में लिखा जा रहा है कि व्हाट इज कंटेन इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में क्या कंटेन होता है। ठीक है, क्लोरोफिल में क्या कंटेन होता है बताइए। तो क्लोरोफिल में हमारा होता है मैग्नीशियम, क्या होता है क्लोरोफिल में जो होता है हमारा मैग्नीशियम, यानी क्लोरोफिल का अगर बात करते हैं तो क्लोरोफिल का जो कंपाउंड होता है उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, क्या होता है उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका नंबर 15 क्वेश्चन, नंबर 15 में लिखा जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन प्लांट इज नोन एज, प्लांट में यानी आपके पौधे में जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो प्लांट में जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, आपको पता होगा ये भी, फोटोसिंथेसिस उसे हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 16। नंबर 16 में लिखा जा रहा है कि अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली व्हेन इट रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट इट हैज, जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका ए डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन, ए अपवर्ड एक्सेलेरेशन, ए डाउनवर्ड वेलोसिटी, ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या होगा बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होता है हमारा, डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन होता है। कैसे, जब हम किसी भी बॉडी को नीचे से क्या करते हैं किसी भी वेलोसिटी से फेंकते हैं और जब वो क्या होता है आपका मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है, यानी जब वो हमारा
एच मैक्स पे पहुँच जाता है तो उस समय क्या होता है, वेलोसिटी इसका क्या होता है आपका जीरो हो जाता है। और जब उसका वेलोसिटी हो जाता है देन फिर क्या होता है, हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो नीचे की तरफ लगने लगता है। देन क्या होता है, हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, हमारा इस बॉडी पे नीचे की तरफ लगने लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन उस पर एक्ट करता है। या फिर सिंपल बात है, अगर हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी को, यानी सिंपली हम अगर बॉडी को ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं तो उसके पास हमेशा जो होता है वो एक्सेलरेशन जो लगेगा वो क्या लगेगा, जी लगेगा। और वो कहाँ हमेशा लगेगा, वो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि जी जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये कहाँ का क्वेश्चन है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका नंबर 17 क्वेश्चन। नंबर 17 में लिखा जा रहा है कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन द टोटल फ्लाइट टाइम इज, किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वह क्या होता है बताइए। तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो क्या होता है, ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट पे रीच करने के दुगुना। यानी देखिए आपने पढ़ा होगा कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, टाइम देखिए किसी भी प्रोजेक्टाइल में जो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो बराबर होता है टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट के। यानी टाइम ऑफ एसेंट का मतलब हुआ ऊपर जाने में और टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब हुआ नीचे आने में। ठीक है, और किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टाइम ऑफ एसेंट होता है वो क्या होता है आपका 2 टाइम्स होता है टाइम ऑफ डिसेंट के। सॉरी, क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वो बराबर होता है किसके, टाइम ऑफ डिसेंट के। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, तो इसका वैल्यू होता है 2u साइन थीटा, क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, सॉरी 2u साइन थीटा नहीं, सिंपल होता है u साइन थीटा अपॉन जी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वो होता है टाइम ऑफ डिसेंट के। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो गया हमारा, एक सेकेंड, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो गया वो हमारा क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट के। ठीक है, और इसी टाइम ऑफ एसेंट को हम क्या कहते हैं, जो हमारा प्रोजेक्टाइल जो होता है जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाता है वो उस टाइम जो होता है उस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये कंसेप्ट है, आपको बस थोड़ा सा इसको कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल फॉर्म में दे दिया गया है। नेक्स्ट आपका है नंबर 18। नंबर 18 में लिखा जा रहा है कि वाई डज अ कैनन रिक्वायर आफ्टर फायरिंग, एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है। एक तोप जो होता है, जब किसी तोप से हम क्या करते हैं फायरिंग करते हैं तो वो पीछे क्यों हटता है, तो वो ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण। यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी किसी को हम दीवार पे अगर एक हाथ मारेंगे तो दीवार से भी हमें एक हाथ का चोट लगेगा। ठीक है, अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो दीवार भी हमें 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। तो उसी प्रकार से जब हमारा क्या होता है, जब हम कैनन को चलाते हैं, तोप को चलाते हैं, तो हमारा आगे की तरफ जो तोप जाता है उसका गोला निकलता है, तो उसी प्रकार से वो जो हमारा जितना स्पीड से, जितना एक्सेलरेशन से, जितना फोर्स से जब वो गोला निकलता है उतना ही फोर्स से हमारा क्या होता है, जो हमारा तोप जो होता है वो क्या होता है, पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका नंबर 19 क्वेश्चन। नंबर 19 में क्या लिखा जा रहा है, तो नंबर 19 में लिखा जा रहा है कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अभी तुरंत हमने आपको बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है हमें, तो वो हमें देता है थीटा। ये जो आपका होता है, ये जो स्लोप जिसे कि हम क्या कहते हैं, एम कहते हैं, ये tan थीटा के बराबर होता है। और ये हमें क्या देता है, आपका एक्सलेशन देता है। ठीक है, ए डॉट सी एल एन एक्सलेशन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट है नंबर 20 क्वेश्चन का। नंबर 20 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो नंबर 20 क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि दी वेट ऑफ ए बॉडी एट सेंटर ऑफ अर्थ इज, अर्थ के सेंटर पर जो बॉडी का वेट होगा वो क्या होगा बताइए। तो अर्थ के सेंटर पर जो बॉडी का वेट होता है वो क्या होता है आपका जीरो होता है। क्या होता है आपका, जीरो होता है। ठीक है, चलिए देखिए अर्थ के सेंटर पर हमारे किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो जीरो क्यों होता है, क्योंकि अर्थ के सेंटर पर जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो क्या होता है हमारा वहाँ पे जीरो हो जाता है। अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है सेंटर पे वो क्या होता है हमारा जीरो होता है। और डब्लू का वैल्यू, वेट का वैल्यू हमने पढ़ा है एम इंटू जी होता है। तो जब जी क्या हो गया हमारा जीरो हो गया तो डब्लू का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है हमारा जीरो होता है। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 21 क्वेश्चन का। नंबर 21 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ वेयर r इज रेडियस ऑफ अर्थ इज। कहा जा रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का मान बताना है कहाँ पे, एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सर्फेस से 2r डिस्टेंस पे। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है अर्थ है, तो अर्थ का ये क्या होगा हमारा सर्फेस है, तो इस सर्फेस पे से 2r दूरी पर जाके हमें क्या बताना है आपका, हमें बताना है जी का मान, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान। ठीक है, तो इसका मान मान लेते हैं क्या होगा, जी डैश होगा। क्या होगा, मान लेते हैं जी डैश होगा। तो इसी जी डैश का वैल्यू आपको बताना है। कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे। आपने पढ़ा है क्या, आपने पढ़ा है जब किसी भी बड़ी, जब कोई हाइट पे रहता है तो उस समय जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो क्या होता है हमारा, तो वो होता है हमारा जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 माइनस क्या होता है 1 माइनस
सॉरी वन माइनस नहीं, वन प्लस एच अपॉन आर ई। ये आर ई क्या होता है, ये होता है आर ई हमारा रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है उस समय, किस समय, जब हमारा कोई बॉडी जो होता है वो अर्थ से किसी भी पर्टिकुलर ऊंचाई यानी किसी भी पर्टिकुलर एच दूरी पर रहता है तब, ठीक है। यहाँ पे एच जो दूरी है वो कितना है हमारा, वो 2r है। तो हम यहाँ पे जी डैश का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जी अपॉन 1 प्लस 2r अपॉन आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ये कहा गया है यहाँ पे कि आर क्या है, हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है, और नीचे भी क्या है, हमारा आर है। इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये आर से हमारा आर कट जाएगा, तो जी अपॉन क्या हो गया, 3 का स्क्वायर यानी जी अपॉन 9। तो जी डैश का वैल्यू क्या हो गया आपका, जी डैश इक्वल टू क्या हो गया हमारा, जी अपॉन 9 इज द राइट आंसर। क्या हो गया, जी अपॉन, एक सेकेंड, 9, ठीक है। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 22 क्वेश्चन। नंबर 22 में लिखा जा रहा है कि द स्प्रिंग बैलेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वह किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वो आपके हुक्स लॉ के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। क्या करता है, हुक्स लॉ के प्रिंसिपल पे वो क्या करता है, वर्क करता है। हुक्स लॉ के अनुसार क्या होता है, फोर्स जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, और यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एफ इक्वल टू के इंटू एक्स। और यही जो हमारा फोर्स होता है वो किसी भी स्प्रिंग पे लगने वाला फोर्स का वैल्यू होता है, और इसको माइनस के साथ लिखते हैं, क्या करते हैं, इसको माइनस के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, हमारा स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू एफ इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ के इंटू एक्स, ठीक है। और आपसे स्प्रिंग के द्वारा जो वर्क डन आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे लिखेगा, ये लिख लीजिएगा, आपको काम आएगा, वर्क डन। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग वो कितना होता है, तो वो होता है आपका हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके हम ऐसा निकालते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया, वो हुक्स लॉ के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट नंबर है 23 का। नंबर 23 में लिखा जा रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट विस्कोसिटी, इनमें से कौन सा जो है वो विस्कोसिटी के रिगार्डिंग गलत है। तो इसका आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। कहा जा रहा है कि प्रेशर को बढ़ाने के साथ, जब हम प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जब हमारा प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो हमारा विस्कोसिटी क्या होता है आपका, विस्कोसिटी आपका, जिसको कि हम क्या लिखते हैं ईटा से, वो क्या होता है हमारा डिक्रीज होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो ईटा होता है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, आप सिंपल वी लिखिए। विस्कोसिटी जो होता है वो क्या होता है आपका, ये डिक्रीज होता है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है, जो कि क्या आपका इनमें से कौन सा फॉल्स है, जो कि क्या आपका ये गलत है, क्या आपका ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। तो इसका हमें आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट होता है, क्या होता है कि यदि हम क्या करते हैं, पहला आप ये लिख लीजिएगा नोट करके, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, कि पहले हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो हमारा जो विस्कोसिटी होता है वो क्या होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, घट जाता है। जैसे आप पढ़िएगा ऑप्शन नंबर सी को, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ राइजिंग टेम्परेचर, यानी जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी हमारा घट जाता है। देखिए विस्कोसिटी कैसे होता है, तो विस्कोसिटी हमारा किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, जब घर्षण होता है तो हमारा क्या होता है, जो लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में घर्षण होगा तो क्या होगा, हमारा विस्कोसिटी उत्पन्न होगा, ठीक है। अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ा दें तो मॉलिक्यूल क्या होगा आपका, मॉलिक्यूल के पास एक प्रकार का काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, वो क्या होगा आपका, इधर उधर हिलने लगेगा, तो उनके बीच का जो कह सकते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, कुछ कम होगा। तो इसका आंसर विस्कोसिटी क्या होता है, हमारा घट जाता है। और दूसरा क्या होता है हमारा, यदि हम प्रेशर को क्या करते हैं आपका, इंक्रीज कर देते हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारा विस्कोसिटी क्या होता है आपका, वो भी इंक्रीज कर जाता है। यानी इसका मतलब हुआ कि जैसे ही हम दाब में वृद्धि करते हैं तो हमारा जो विस्कोसिटी होता है वो क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं, यानी प्रेशर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में है कि विस्कोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इसका आंसर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे फॉल्स पूछा जा रहा था, याद रखिएगा फॉल्स पूछा जा रहा था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना होता है, ठीक है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 24 का। नंबर 24 में लिखा जा रहा है कि विच ग्लास इज़ यूज टू मेक स्पेक्टिकल्स, इनमें से कौन से ग्लास को हम यूज़ करते हैं किसके, चश्मे को बनाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्रुक्स ग्लास का यूज़ करते हैं, किसका, क्रुक्स ग्लास, जो कि होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 25। नंबर 25 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, नंबर 25 में लिखा जा रहा है कि लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन, लाइट जो होता है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेवल करता है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रेवल करता है। तो लाइट जो होता है वो आपका वैक्यूम में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रैवल करता है, ठीक है। कहाँ पे, वैक्यूम में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसका जो वैल्यू होता है वैक्यूम में वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हालांकि इसका वैल्यू 3 × 10⁸ नहीं होता है, समथिंग कुछ और होता है, 2.997979 इस प्रकार से कुछ होता है। तो उसको हम हटा के सिंपली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो डी में मतलब लाइट जो होता है सबसे ज़्यादा ट्रैवल करेगा, यानी वैक्यूम में सबसे ज़्यादा लाइट ट्रैवल करेगा, सबसे फास्टेस्ट। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। ये 25 क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको बताया है। यहाँ पे हमने फिजिक्स प्लस साइंस दोनों के क्वेश्चंस को कवर किया है। और हालांकि ये एक्चुअल में फिजिक्स के ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन इसमें साइंस के भी हैं।
तो आप उसको क्या कीजिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।